हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब बच्चों? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके वरदान बैच की शुरुआत हो चुकी है और प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स की क्लास का ये सेकंड लेक्चर है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपका चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका पहला लेक्चर मैंने कल लिया था, जिसमें मैंने विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी थी। एक एक पॉइंट्स जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, जो आपको लेक्चर्स में कहीं नहीं मिलते हैं, वो मैंने हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराई थी। मैंने आपको कहा था कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। प्यारे बच्चों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैद्युत आवेश की डिफिनेशन कोई पूछता है और आप भी वही जवाब देते हैं, आपका साथी भी ऑफलाइन वाला वही जवाब देता है, ऑनलाइन से पढ़ रहा विद्यार्थी भी कहीं पर खड़े होकर के वही जवाब देता है, लेकिन आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म और एक बेस्ट टीचर्स का चुनाव करते करते हमारे पास भी पहुंचे। हमसे भी बहुत सारे बेस्ट टीचर हैं, लेकिन आपको पढ़ना हमसे अच्छा लगा और जुड़ करके जब आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमसे सीखा, तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन सीखी, बल्कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे साइंटिस्टों ने उसे देखा था, उस बात की जानकारी आपको मिलती है। यस और नो? क्या आपने पिछले लेक्चर में मेरे साथ जुड़ करके ये सारी चीजें सीखी थी? तो इसका जवाब आपके दिल से जरूर आ रहा होगा, यस सर, मैंने हर एक चीज सीखी थी। बच्चों, इसीलिए कहते हैं डिफरेंट होना, अलग होना तभी आदमी होता है जब कुछ अलग तरीके से काम करता है। कहा जाता है जीतने वाले कुछ खास नहीं करते, बस हर काम को वो अलग तरीके से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी बस वही अपने ज्ञानार्जन में हमेशा याद रखना है कि पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, हमें हर पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, बट कुछ स्पेशल भी होना रहे, कुछ स्पेशल भी होते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, यही है ज्ञानार्जन का तरीका, खुद को अलग पाने का तरीका यही है कि आप कुछ एक्स्ट्रा जरूर सीखें। इसीलिए मैंने आपके सामने हिस्ट्री रखी थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में पहले नेचर में कैसे आया, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे रिसर्च किया। अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, ये गाना भी याद रहेगा और वो रिसर्च भी याद रहेगी कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज वास्तव में कैसे आया था, और क्लास 12th में हमने ये आपके साथ जुड़ करके सीखा था। किसी के सामने एक्सप्लेन कर लोगे, और ये चीज सिखाने के लिए मैं प्यारे बच्चों पूरे वर्ष भर आपके साथ तैयार हूं। तो प्यारे बच्चों, आज उसी के आगे पढ़ेंगे विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और थोड़ा सा पहले 5 मिनट रिवीजन भी करेंगे कि कल हमने क्या सीखा था। ठीक है, हमारे साथ ढेर सारे नए बच्चे जुड़े होंगे, सभी का अभिवादन कर लिया जाए। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं, कैसे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सर पीडीएफ पहुंचा था, बिल्कुल पीडीएफ पहुंचा था भाई। नालंदा की धरती से प्रणाम, हमारे ज्ञान की धरती, हमारे भारतवर्ष की धरोहर नालंदा की धरती से आप प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बताइए, गुड इवनिंग माय डियर ऑल। किसी को कोई दिक्कत कल के लेक्चर से नहीं हुई होगी? तो प्यारे बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 2 और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी कॉपी में आज के लेक्चर को लिख करके अपनी फेयर कॉपी, रफ कॉपी लिए होगे और ऊपर लिख लिया होगा कि आनंद सर वरदान बैच लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। हमारे कुछ नए मित्र, हमारे छोटे भाई बहन आए हैं, आपका वेलकम है भाई। वरदान बैच आपको पुकार के कह रहा है, चलो बुलावा आया है, आनंद सर ने बुलाया है। आपको हम यहां बुला रहे हैं, ठीक है? कहां पर? वरदान बैच में आपका स्वागत कर रहे हैं। बच्चों, 1499 पे करके आप वरदान बैच से जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए आज से ही पहली ईंट अपनी मेहनत की, अपने विश्वास की रख सकते हैं टारगेट बोर्ड परिवार से जुड़ करके। प्यारे बच्चों, कोई भी बैच परचेस करने में दिक्कत आ रही हो तो दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और भी किसी समस्या के लिए टारगेट बोर्ड का परिवार हमेशा आपके साथ है। बहुत ही अफोर्डेबल फी में सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो
सारे सब्जेक्ट आपके प्यारे बच्चों कवर कराए जाते हैं। टाइम टेबल क्या रहता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बैच शुरू हुआ है तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भाई, तो आपको जल्दी करनी है। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स और ये आपके सारे टीचर और ये आपके टाइम। समझ गए भाई? सर हाँ, क्या पीडीएफ बाबू आपको जो मिलता है वो एप्लीकेशन के भीतर ही मिलता है। पैनल पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के भीतर ही मिलेगा। समझ गए? सारा टाइम टेबल सभी को पता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं तो आप बिल्कुल अभी यूट्यूब पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलें बच्चों, आगे बढ़े। हाँ, तो शुरुआत अब करते हैं आज के लेक्चर की। उसके लिए पहले बच्चों हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, 5 मिनट का समय दे करके हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए, 5 मिनट का टाइम दे करके। कल हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा था? आवेश के बारे में जाना था। क्या होता है चार्ज? यस और नो? कितने लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं? मुझे बताते चलेंगे, रफली नोट करते हुए चलेंगे। सर, आवेश किसी भी पदार्थ का गुण है। हर एक के पास अगर द्रव्यमान है तो उसके पास भी आवेश भी है। ये आवेश एक भौतिक राशि है जिसको हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। इसका अगर मात्रक बच्चों हम बात करें तो मात्रक हम इसे कूलाम बोलते हैं। एसआई मात्रक इसका क्या होता है? अगर लिखने के लिए आएगा तो बाबू एसआई मात्रक इसका कूलाम होता है। और इसका क्या मात्रक होता है? क्यू इक्वल टू आई टी से एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। कल एक चीज और नहीं पढ़ी थी क्या बच्चों? क्यू बराबर आई टी, ये इसका सवाल। एक हम लोगों ने Q बराबर NE पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े थे बच्चों। Q बराबर IT से एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक भी निकलता है। और इससे बच्चों विमा भी हम बता सकते हैं। इसकी विमा क्या होती है बाबूजी? इसकी विमा होती है AT। A मतलब विद्युत धारा का प्रदर्शन करने का विमा है और टी समय का बच्चों, तो AT इसकी विमा होती। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमने इसके कई अन्य मात्रक भी बताए थे, जैसे बाबू CGS मात्रक क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं CGS मात्रक क्या होता है? तो गुरुजी आपने ही बताया था, स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम, स्टेट कूलाम ऐसा बोलते हैं। इसे ही बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ESU बोलते हैं, या फिर बच्चों इसे ही फ्रैंकलिन बोलते हैं। ये ही CGS मात्रक होता है। फ्रैंकलिन भी बच्चों सबसे छोटा मात्रक है। ये ही सबसे छोटा मात्रक भी माना जाता है। फ्रैंकलिन को क्या माना जाता है? सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। और बड़ा मात्रक क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक आवेश का क्या होता है? कौन बताएगा? सर ये क्यों बता रहे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। बड़ा मात्रक बच्चों होता है 1 फैराडे बराबर बच्चों होता है 96,500 9 लाख नहीं 96,500 कूलाम होता है बच्चों। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। ऐसे ही बातें करते करते हमने आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, आवेश की निश्चरता बताया था, अर्थात आवेश के मैंने गुणधर्म बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था। यस और नो? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने बताया था। यस और नो? आए? कंप्लीट इंफॉर्मेशन कल चार्ज के बारे में दी थी और आज भी थोड़ा सा चार्ज के बारे में बातें बची हुई हैं और मैं एक एक बात को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आज बच्चों चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, वैद्युत बल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दबाजी तो नहीं है, किसी को भाग के तो नहीं जाना है। हाँ, पीडीएफ बाबू जो है वो एप्लीकेशन में अपलोड है। वरदान बैच से जुड़े होगे तो वहां पर पीडीएफ आपको मिल रहा होगा। ऑफ कोर्स सर। हाँ
ठीक है, आवेश दो प्रकार का, बहुत बढ़िया बात। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो टाइप के चार्ज होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यही कमेंट पढ़ने में मजा आता है जब आपका दिमाग बहुत तेज काम कर रहा हो। ये आईक्यू लेवल हर किसी का इतना लेवल का नहीं है भाई। इधर के अच्छे अच्छे को आईक्यू लेवल हिल जाता है, दिमाग नहीं काम करता है फिजिक्स पढ़ते समय। बट जिनका आईक्यू लेवल अगर फिजिक्स को समझने में लगने लगा तो फिर उन्हें हर एक चीज आसान लगती है। यहां मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हर एक चीज है, हर एक चीज है। फिजिक्स में तो हर एक चीज जुड़ी हुई है। द लॉज ऑफ नेचर, फिजिक्स क्या है भाई? ये फिजिक्स क्या है? द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ नेचर। और जब द लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति के नियमों का अध्ययन ही फिजिक्स है, तो इसमें प्रकृति से हटके कोई चीज है क्या? बायोलॉजी हो, आपकी केमिस्ट्री हो, आपकी मैथ्स हो, आपकी हिस्ट्री हो, आपकी सिविक्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ नेचर में एग्जिस्ट करता है मेरे दोस्त। इसीलिए तो फिजिक्स से प्यार होता है। आगे बात करते हैं। सर हमें बताइए आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले हैं, पहला पॉइंट अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। सर क्या इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है? बनता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो क्या सर ना पढ़े? हम अभी शुरू में इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, हमारा 12th में पास हो जाएगा। तो फिर पढ़ सकते हो, जो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ सकते हैं भैया। लेकिन आवेशन की विधियां जब एक लेक्चर आप पर डे पढ़ते हुए चलते, कतई कतई माफ नहीं करेंगे हम। हाँ, कतई माफ नहीं करेंगे आपको हम। ये मेरे साथ खिलवाड़ है। मतलब 3500 बच्चे देख रहे हैं, उसके आधे 1700 बच्चे लाइक किए हुए। यही अटेंडेंस है आपकी, यही रोज आके अटेंडेंस लगाते हो। आए खोले बैठ के खुल गए, कुरकुरे खा भिड़े हुए। मतलब ये पढ़ाई का तरीका। अरे पहले अटेंडेंस लगाओ यार, पहले अटेंडेंस लगाओ। ये लड़कियां तो कंबल के बाहर बैठ के पहले बात तो पढ़ाई करें। कुर्सी या टेबल पे पढ़ाई करनी चाहिए। कुर्सी पे बैठो, टेबल पे आपका मोबाइल होना चाहिए और साथ में रफ कॉपी होनी चाहिए। खाने की सुगंध भी आपके आसपास ना भटके। भटक रही हो तो दरवाजा बंद कर लो, सुगंध आए तक ना। लाइब्रेरी जैसा फील होना चाहिए कि हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए अटेंडेंस लगाइए। आवेशन की विधियां बच्चों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स of charging, methods of charging। तो एक एक स्टेप्स पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज समझ में आएगी, क्लास के अंदर ही आपको वो चीजें याद हो जाएंगी और किसी के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर के कहोगे कि आज मैंने फिजिक्स में ये सीखा। अब बात आती है कि आवेशन की विधियां, मतलब सर आप दोनों हाथ ऐसे ऐसे रगड़ रहे हैं लेकिन देखते हैं कि हाथ गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ। ये हमारा शरीर तो चालक है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर गए होंगे, आवेशित हुए होंगे। यस और नो? सर मेरे पास ये एक प्लास्टिक है, ठीक है, और इस प्लास्टिक को हम अपने बालों पे रगड़ते हैं। ओ क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर खींच लेता है। यस और नो? अरे प्रैक्टिकल सर करेंगे। ये सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं। उठा के पटक देंगे। सही बता रहे हैं। तुम्हारे बड़े भाई का नेचर ना वाकई में बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। सही बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। एडमिशन सोच समझ के लेना, पूरा फ्री हो, पूरे यूट्यूब को घूम लेना, उसके बाद एडमिशन लेना। पिटोगे बाद में हमसे ऑनलाइन तो फिर कहना नहीं, और पिटोगे जरूर, निश्चित है ये बात। ए भाई देखो इधर, ये देखो, ये सर हम बचपन में करते थे। अरे हम भी करते थे भाई। देखो ये अगर कागज है, हमने क्या किया, अपने बालों पे, इस पेन को प्लास्टिक का है, इसे परावैद्युत बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं अभी लिखते हैं। ए भाई ये देखो, ये देखो चिपक। ए भाई ये देखो, देखा जादू, देखा जादू। ए सर ये छोटा मोटा जादू हम भी सीख लेते हैं। देखा, अब देखो, ये देखो दूसरा चिपका लिए। देखे, इसे कहते हैं द पावर ऑफ
चार्ज। आनंद सर ने इतना इमोशनल होके मत बोलो। इसे बोलते हैं द पावर ऑफ चार्ज। कोई जादू वादू आनंद सर नहीं दिखा रहे थे, द पावर ऑफ चार्ज है ये बेटा, द पावर ऑफ चार्ज। हुआ क्या यहां पर, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें बालों पे चले गए कि बालों से इस पे आ गए, है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए और वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर थे। एक चीज और होती, परावैद्युत पदार्थ। ए सर परावैद्युत पदार्थ बताइए ना जल्दी क्या होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा रुको, बताएंगे अभी बता दें क्या। परावैद्युत मतलब जिन्हें आप कुछ अलग बोलते हो, इंसुलेटर बोलते, प्लास्टिक जैसे, जैसे कागज है, अब्रक है, एबोनाइट है, मोम है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कांच है। ये सब क्या है, आपके अचालक हैं, कुछ चालक हैं, परावैद्युत है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि ये चीज तो सर ठीक है। तो वैसे बच्चों आवेशन की विधियां, अगर किसी को चार्ज, किसी पर चार्ज आवेशित करना है, अर्थात किसी पर चार्ज भेजना है, आप बैठे हो, आपको चार्ज करना है, तो क्या करें सर, आपको चार्ज करना है। अरे आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, आप कैसे चार्ज होगे। आपको ऐसा थोड़ी है कि आपको ऐसे जोड़ देंगे यहां पर लाइट से, दो उंगली ली के यहां घुसेड़ दो, यहां पे जो पॉइंट लगा हुआ है, दो उंगलियां घुसा दो उस पॉइंट में और चार्ज हो जाओगे। ऐसा तो करोगे नहीं भाई, कुछ लोग ऐसा वैसा करना नहीं है, डिस्चार्ज हो जाओगे फालतू के। मैं समझा रहा था ये कि आपको चार्ज होने के लिए क्या है, तो आप तो भाई खाना वाना खाते हो, हमें कह रहे हैं इस पे चार्ज आना चाहिए। आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। तो द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज, फर्स्ट पॉइंट इज आवेशन की विधियां। पहला हम करते हैं भैया क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। सर ये कैसे, घर्षण द्वारा आवेशन मतलब इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पढ़े हो ना, घर्षण, अरे पढ़े हो कि नहीं। ये टीपू सुल्तान नहीं बोल रहा, एक टीपू सुल्तान की आवाज नहीं आ रही, एक भी टीपू सुल्तान की आवाज नहीं आ रही कि सर 11th में घर्षण पढ़े। बच्चों होता यह है कि हम जो दो बॉडी होती हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को अगर हम रगड़ें, उसके माध्यम से भी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेजा जाता है। लाइक एस, एक वस्तु ये है, ठीक है, समझ में आया, दूसरी वस्तु ये है, ठीक है, दूसरी वस्तु ये है। बच्चों किया क्या हमने, ये वस्तु है कांच, ध्यान से सुनो, ये वस्तु है कांच और ये है रेशम। रेशम का कपड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया भाई, रगड़ दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, पास में रख करके क्या कर दिया, रगड़ दिया। ये देखो एक दूसरे के साथ क्या कर दिया है बाबू, जोड़ दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। हुआ ये, जैसे ही हमने जोड़ा हुआ क्या, फिर तीसरी थर्ड कंडीशन देखना भाई, आगे आगे मत भागना, नहीं पिटोगे। ए भाई सिलेक्ट हो जाना भाई। ये देखो समझो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बच्चों यहां पर ये कांच की छड़ है, ये भी, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा। अरे सर पहले कांच में क्या चार्ज नहीं है लेकिन जगह नहीं है, समझ रहे हैं, पहले से है लेकिन वो नॉर्मल बोला जाएगा, विद्युत उदासीन बोला जाएगा। लेकिन जैसे इन दोनों को हमने रगड़ा, यहां पर क्या किए, घर्षण किए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़े, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़े। ये कांच है, ये रेशम है, और जैसे ही बच्चों हमने इसके साथ रगड़ा, हुआ ये, कांच पर आ गया नेगेटिव चार्ज, कांच पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या हुआ सर, क्योंकि कांच ने कुछ अपने फ्री इलेक्ट्रॉन रेशम को दे दिए। रेशम मतलब कपड़ा, ठीक है, इनको यहां पर ट्रांसफर कर दिए। अब इस पर भी चार्ज आ गया है, ये हो गई वस्तु धनावेशित। इसे क्या बोलेंगे,
धनावेशित और इसे बच्चों बोलेंगे ऋणावेशित। ऋणावेशित क्योंकि इस पर चार्ज कैसा, आवेश कभी खत्म नहीं होता, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, ये हो गई ऋणावेशित। अगर बच्चों ये कहा गया, ठीक कहा गया, अगर इस वस्तु से कांच से रेशम पे इलेक्ट्रॉन गए तो ये हो गई धनावेशित, और धनावेशित अगर बच्चों हुई मतलब इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान घट जाएगा। बोलो यस और नो, द्रव्यमान घट जाएगा। वहीं पर बच्चों ऋणावेशित में क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्लियर हुई? अरे क्लियर हुई कि नहीं बात? आए यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन आप सभी के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही आप लोग के लिए यूपी बोर्ड में भी क्लासेस शुरू होंगी। फिलहाल बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट थ्योरम अमेरिका में भी बैठा पढ़ रहा बच्चा भी ना, वो कूलॉम्स लॉ ही पढ़ता है, वो चार्ज को चार्ज ही ऐसे ही पढ़ेगा। ठीक है, अर्थात आप सिलेबस की बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर कम ज्यादा होता है। हालांकि अगर इंडिया में बात करें तो लगभग सभी बोर्ड्स, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी हो, सभी का सिलेबस मैच करता है। 2-4 हेडिंग का अगर बात करें तो बात अलग है, बाकी सभी बोर्ड्स का सिलेबस मैच करता है। सभी बोर्ड्स का 95% सिलेबस मैच करता है, 95%। तो सिलेबस कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है। एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, बाकी सब जगह सारी चीजें वही हैं। तो आप कैसे भी हो पढ़ सकते हो भाई, क्योंकि अब इंडिया में एनसीईआरटी चलती है और एनसीईआरटी बुक को हर स्टेट में, हर बोर्ड में लागू किया जाता है। इन बातों को भी समझो, सीखने का यही समय होता है। कोई पूछे भाई हम तो इस बोर्ड से है, तो कहो दो भाई अब तो एनसीईआरटी से पढ़ते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे देश में लागू है। तो भाई हाँ भाई सर, पहला चैप्टर तो मेरा भी यही है, पहला चैप्टर मेरा भी यही है, तो सारी चीजें सेम है, इक्वल है, एकदम 95% प्लस इक्वल है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बच्चों क्या घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ये समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर आप लिखोगे क्या, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाए, क्या मैं हिंदी लिखूं या आपको नोट्स में भेजा जाएगा तो समझ में आएगा? नहीं सर, हम आपके ठहरे छापू सुल्तान, है ना, हम आपके ठहरे छापू सुल्तान, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक हम टीपेंगे नहीं। जब दो वस्तुओं को ध्यान से सुने, स्पीड से लिखेंगे आप क्योंकि समझा चुके हैं। जब दो वस्तुओं को एक साथ जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे पहली वस्तु धनावेशित, जिससे एक वस्तु, जो पहली वस्तु थी उससे इलेक्ट्रॉन गए ना, तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती है, तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है। चलो समझ में आया? इतना प्यारा प्यारा पढ़ाते हैं और पता नहीं कहां चला जाता है सबको। आए आपकी छापू सुल्तान हूं। ठीक है सर, फिजिक्स का कौन सा बुक ले सकते हो मार्केट में, कोई भी एनसीईआरटी किसी भी पब्लिकेशन की आपको अच्छी लगे, जाके देखो, उसको पेज पलटो, अच्छा लगे तो खरीद सकते हो। मैं किसी भी पब्लिकेशन को नहीं बोलूंगा, बाकी आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है सर, आज ब्लैक डे है, बिल्कुल हमारे देश के वीर जवान, सीआरपीएफ के वे 20 से अधिक जवान, 24 से अधिक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने गंतव्य पथ पर जा रहे थे किसी विशेष कार्य से,
और उन्हें पुलवामा में एक बम ब्लास्ट के द्वारा शहीद हो जाते हैं वे, है ना। तो हम लोग पहले से भी ये सब वैलेंटाइंस वगैरह बच्चों, ये सिर्फ दिखावा है, कभी भी जिंदगी में दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आपके दिखावे को पसंद करती है, लेकिन वो ईश्वर आपकी नियति को पसंद करता है, याद रखें। तो आज अपने उन वीर शहीदों को जो इस दिन शहादत प्राप्त किए थे, उन्हें मेरा सत सत नमन है। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा के लिए हमारे बीच वो अमर है ना, हमारे बीच में वो हमेशा के लिए अमर है। तो हम इसे क्योंकि ये कोई शुभ दिन नहीं था, वो पूरे देश में शोक व्याप्त हो गया था, इस वजह से हम लोग वैसा डे नहीं मना सकते, हम तो नहीं मना सकते, ठीक है। और ना ही हमारे प्यारे छापू सुल्तान मेरे बच्चे ये नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। चलो, क्या आपको ये डिफिनीशन समझ में आई? जी गुरुजी, एकदम डिफिनीशन समझ में आ गई, एक एक चीज पकड़ ली। अरे डिफिनीशन क्या है, एक मेथड है ये, है ना। डिफिनीशन थोड़ी ये चीजें सीख रहे हो। तो घर्षण द्वारा आवेशन होता है। भाई ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। दूसरा है बच्चों, दूसरा है सेकेंड, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चलो अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो, आवेशन। चालन द्वारा आवेशन मतलब बच्चों चार्जिंग बाई चालन मतलब कंडक्शन। कंडक्शन, तो चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये क्या होता है सर? ये कैसे होता है? जब एक चालक वस्तु को दूसरी चालक वस्तु से जोड़ा जाता है। चालक क्या है? जैसे चांदी, कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं बच्चों? चालक पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। चालक, अचालक, अर्धचालक की परिभाषा, डिफिनीशन तो आपने पहले भी सीखी होगी ना, यस और नो? पहले भी सीखी होगी। सर जी HW चेक करिए, बिल्कुल HW चेक करेंगे, अभी एक एक का क्वेश्चन चेक करेंगे, और नहीं मिला तो कूटेंगे, सब कूटे जाओगे। चालन द्वारा आवेशन होता क्या है बच्चों? देखो ध्यान से, ये एक वस्तु है, ये भी चालक है, ठीक है, और ये दूसरी वस्तु है, ये भी चालक है, ठीक है। और जैसे ही दोनों वस्तुएं कांटेक्ट में आई, जैसे ही दोनों वस्तुएं कांटेक्ट में आती हैं, एक चार्ज है यहां पर बच्चों, क्या था यहां? तो एक वस्तु, दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, लेकिन जब दोनों को रगड़ा गया तो चार्ज ऐसे दोनों आवेशित हो गई। लेकिन यहां पर एक चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है, एक ऑलरेडी चार्ज है, इस पर आवेश, धनावेश मान लो फैला हुआ है, ऑलरेडी धनावेश फैला हुआ है, बट इस पे चार्ज नहीं है, ये आवेशित है। ये क्या है बच्चों? ये आवेशित है, लेकिन ये मेरे दोस्त अनावेशित है। क्या है? अनावेशित है। लेकिन जैसे इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, जैसे ही बच्चों इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, देखो कैसे कांटेक्ट में रखते हैं, क्या हो जाता है? नहीं होता है, आए ऐसे एक दूसरे के संपर्क में रख दिए तो बच्चों क्या हो जाता है? दोनों ही वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ये आवेश पूरे में फैल जाता है, बाहर बाहर फैल जाता है, क्योंकि चालक में बच्चों ना भीतर आवेश जो है वो नहीं रहता, पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है, पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो लिख देते हैं, जब एक आवेशित, आवेशित मतलब बच्चों जिस पर पहले से आवेश विद्यमान है, जैसे ये था, इस पर पहले से आवेश था। जब एक आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में वस्तु से, ऐसे कर, जब एक
चालक वस्तु से अनावेशित 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 जब एक चालक वस्तु से अनावेशित चालक वस्तु स्पर्श कराते हैं, चालक वस्तु स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है, वस्तु आवेशित हो जाती है। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। वस्तु आवेशित हो जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, चित्र में देख सकते हैं। हो गया, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। इसे आप समझा भी सकते हो, कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहो तो नेक्स्ट हेडिंग में आगे बढ़े या इसे ही बच्चों आगे, ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट ही स्लाइड में बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आगे पढ़ लेते हैं तीसरा मेथड जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके बाद वैद्युत बल कूलाम का नियम आपको बताएंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे गुरुजी? इसे बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये होगा। ठीक है, ये कैसे होता है सर? इसको भी समझा दीजिए बच्चों। एकदम आसान है, बहुत ही साधारण है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। देखो, एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु ये है। ओहो, दूसरी वस्तु ये है, एक वस्तु ये है बच्चों, दूसरी वस्तु ये है। होता ये है कि एक आवेशित वस्तु कोई भी हो सकती है, चालक कोई भी हो सकता है। इसमें आवेश है बच्चों, पहले से क्या है? इसमें आवेश है। ओहो, ये पहले से आवेशित है। हाँ, ये पहले से आवेशित वस्तु है, आवेशित। ये पहले से क्या है? आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु। और इसके पास में निकट स्पर्श नहीं कराना है, ये अनावेशित वस्तु है, विद्युत उदासीन है, ऐसा भी बोला जा सकता है, अनावेशित वस्तु है। इसको जब हम इसके पास में लाए ना, जैसे ही नजदीक में लाए, अपने आप इन दोनों के बीच में गुल खिलना शुरू हो गए। और जब गुल खिलना शुरू हो गए तो प्रेरण की घटना उसे कहते हैं प्रेरण, इंडक्शन। ये क्या है? ये आवेशित है ना, तो ये भी कहती तुम भी आवेशित हो जाओ। हाँ, ये वस्तु इससे कहती तुम भी आवेशित हो जाओ। जैसे एक पढ़ने वाला लड़का है तो दूसरे को कहेगा भाई तुम भी पढ़ो ना, क्या दिक्कत जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अच्छी चीजें लोगों को कम समझ में आती है। वही दूसरा लड़का कहता है आओ भाई घूमने चले, स्कूल ये कोचिंग सब बस कहने की बातें, आज कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करनी है, चलो आज लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं घूमने। अब वो बिगड़ गया बच्चा, वो भी आवेशित हो गया, उसे कहते प्रेरण, उसे कहते हैं प्रेरणाएं, क्या मोटिवेशन जो एक दूसरे से देते हैं ना। लेकिन वो यहां पर नहीं है, यहां इंडक्शन का मतलब है ये बच्चों इससे प्रेरित होता है। तो ये धनावेश है ना, ये जब इसके नजदीक आता है ना, प्रेरित होता है, तो इसके अंदर का जो विपरीत आवेश होता है ना, वो खौल उठता है, भाई तुम मुझे बुला रहे हो। इसके भीतर का ऋणावेश जो है ना, वो सारा का सारा इस साइड में आ जाता है, सारा का सारा इस साइड में आ जाता है। क्योंकि बच्चों ऋण आवेश को क्या करेगा? ये धनावेश आकर्षित करेगा, जबकि धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा। तो ये धन आवेश दूसरी छोर में चला जाएगा, इस बॉडी के दूसरे साइड में धनावेश जाएगा और ऋण आवेश इस साइड में आएगा, क्योंकि ये धनावेश इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। बच्चों ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। सर चार्ज कैसे अंदर है? अरे भाई ये चालक भी हो सकता है, अचालक हो सकता है, कोई भी वस्तु है तो चार्ज है, अंदर रखो बाहर रखो, इससे डिफरेंट दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चालक वस्तुओं को दिखाओगे, जहां पर चालक शब्द बोलोगे, जहां पर चालक शब्द बोलोगे तो वहां पर आवेश को बाहर दर्शाना ही ठीक है। और जहां पर यह बोला जाए कि वो चालक भी है या अचालक है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उसे अंदर भी दिखाओ बाहर भी दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चालक में भीतर आवेश नहीं होता, वो बाहरी पृष्ठ में फैलता है, चालक कोई भी हो।
अचालक है तो इसके भीतर अगर सिरिंज लगा के आवेश दे दी तो वहीं का वहीं रुका रहेगा, बाहर नहीं होगा। जैसे अभी हमने बाल पे पेन घिसा और फिर छोटे कागजों को खींचा, तो ये यहीं पर खींचेंगे, जबकि जहां पर पकड़े हुए इससे करेंगे तो नहीं खींचेगा, क्योंकि चार्ज दौड़ के वहां गया ही नहीं, क्योंकि ये चालक नहीं है ना, ये आवेश यहां से नहीं जाएगा यहाँ। मतलब इसको अगर हम लाइट वाले जो पॉइंट हैं, बोर्ड, बिजली वाले बोर्ड ना, लाइट वाले, उसमें जहां पर पॉइंट है उसमें हम इसको लगाएं तो करंट हमारे पास तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये चालक नहीं है। अगर वहीं लोहे की छड़ लेके लगा दो तो चार्ज दौड़ते हुए हमारे पास आएगा, हमको करंट लगेगा। ठीक है, ये सिंपल सा चालक और अचालक होता है। बच्चों तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कैसे लिखेंगे? जब एक आवेशित वस्तु के पास में, 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 या जब एक आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित, विद्युत उदासीन, कुछ भी दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विद्युत उदासीन वस्तु रखते हैं, विद्युत उदासीन वस्तु रखते हैं, वस्तु रखते हैं तो वस्तु रखते हैं तो प्रेरण के कारण वह वस्तु आवेशित हो जाती है। प्रेरण के कारण वह वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, बस हो गया। प्रेरण की घटना कैसे हुई वो आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? अब बच्चों बात करेंगे आगे कूलाम का नियम, वैद्युत बल। कॉपी में हेडिंग लगाइए प्यारी सी, जिससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। और किसी से भी पूछोगे ना कि पहले चैप्टर में क्या आपने वैद्युत बल पढ़ा, आपसे कोई भी इंसान अगर पूछेगा, 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो वो यही पूछेगा कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कूलाम का नियम जानते हो, यही पूछता है वो, है ना। लेकिन आप ये नहीं पूछोगे, आप पूछोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से मिला था, है ना। एकदम छोटी सी चीज पूछना कि ये कौन सी बात है, ये कौन सा हमारे सिलेबस में है। कह दो फिर सिलेबस में नहीं है तो जो आप पूछ रहे हो तो हर जगह लिखा हुआ है। आपको क्या इतना हम बुद्धू लगते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे? हर एक चीज किताब में लिखी हुई है फिर तो। अरे कुछ डिफरेंट बताओ ना। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है दोस्त, रिसर्च करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, किसने वैद्युत बल को बताया? तो बच्चों कूलाम का नियम। कौन सा पढ़ेंगे? कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। चलो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, इधर उधर मत ताको। कूलॉम्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक वैज्ञानिक थे कूलाम सर, उन्होंने क्या बताया, अब ध्यान से सुनो। आवेश पता चल गया, आवेश के बारे में डिफरेंट टाइप की बातें हमने सीख ली। अब बात आती है कि अगर 2 आवेश, 4 आवेश, 5 आवेश, 10 आवेश आसपास आएंगे तो क्या होता होगा, है ना। है इंसान आ गए धरती पर, लेकिन जब 4-5 इंसान एक जगह पर खड़े होते तो क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ बातें, है ना। वैसे ही अगर चार्ज एक दूसरे के आसपास आते हैं तो क्या होता है? तो आइए पहले 2 आवेश के बीच में गणना करते हैं, जो कि कूलाम सर ने बताया। उन्होंने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि अगर 2 चार्ज, आवेश को किससे लिखते हैं? Q से लिखते हैं। अगर 2 चार्ज, मान लो ये पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है बच्चों Q2, ठीक है। ये एक दूसरे से अगर थोड़ी दूरी पर कहीं पर रखे हुए, मान लो उनके बीच की दूरी है R, ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है मान लो B। कोई 2 आवेश है एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, मतलब दूरी हमने मान ली R है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि कूलाम सर ने ये जो नियम दिया वो लगभग 1785 ईस्वी के आसपास दिया। अब कोई इसमें हमसे ये नहीं कह देना कि सर 1786 हमारे बुक में लिखा हुआ है, बहुत कुटोगे, हम यहीं से फेंक के मारेंगे, क्योंकि इतने भी सन हमको इस तरह से नहीं याद है। बट एक
समथिंग पॉइंट बता रहा हूं। 1785 ईस्वी में कूलाम सर ने, ये नहीं लिखना है। तो उन्होंने बताया क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना की। तो क्या कूलाम सर ने, वैज्ञानिक कूलाम ने, ऐसा लिख लो, वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश, ये कैसे आवेश बोले जाएंगे बच्चों, बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, हमारे साथ साथ लिखोगे तो थोड़ा पीछे हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा समझते हुए चलना, बाद में नोट कर लेना, पैनल पीडीएफ पहुंच जाएगा जहां समझने वाली बात हो, और जहां हम कहें कि हाँ भाई ये नोट कर लो, थोड़ा आपको समय दे तो भाई नोट कर लेना, फिर बात अलग है। लेकिन हमारे साथ में छापे जा रहे हो तो पिटोगे, फिर कूट जाओगे यहां पर हमारे साथ। आवेशों के बीच लगने वाले, हाँ फिर से रिपीट करता हूं सेंटेंस को, वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना की। लगने वाले वैद्युत बल को बताया, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या बातें हुई वो लिखेंगे। जिसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो ये क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, कूलाम सर क्या कहते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ध्यान से सुनो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के गुणनफल के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बढ़िया सर, यही है कूलाम का नियम। जी हाँ, सही सुने, सही पते पर पहुंचे हो। सर आप इसको टाइप करा लाते, हम लोग छाप लेते, पैनल पीडीएफ में पढ़ लेते। लेकिन बच्चों मैं बताऊं, जब आप शुरू से लेकर के अक्टूबर तक मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो आप समझोगे कि लिखने का क्या महत्व है, क्लास में याद करने का शानदार तरीका है। और जब एक शिक्षक आपके साथ ऐसे लेक्चर लेगा ना, तो वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन आपको ऑफलाइन वाला फील देगा, और साथ ही साथ कम समय में ज्यादा पढ़ाई होगी। ऑफलाइन में फिर भी भाई तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में हमें तो यहाँ पर कोई शब्द, आपकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप खा रहे हो कि बैठे हो, लेकिन यहाँ से फिर भी आपको डांट लग जाती है। बट बच्चों आप मेरे साथ अगर लिखोगे, आप डिफिनेशन को, आपके पास समय आता है कि सर याद तो हो गया, लिख लेते हैं। अगर आप जल्दी से स्पीड में रफली वर्क कर रहे हो, थोड़ी सी बातें, ये चित्र बना रहे हो, थोड़ा सा समझते हुए चल रहे हो, तो बच्चों निश्चित रूप से यकीन मानिए आपको क्लास में ही याद होगा। और मैं हमेशा से कहता हूं, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। क्योंकि आपने 11th में तो सुना ही होगा मेरे मुख बिंदु से कई बार, रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही।
ये स्वयं की एक कहावत मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, है ना। आप लोगों के लिए स्वयं की मैंने आपके सामने कहावत बनाई थी, रटंति विद्या आवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। इसलिए बच्चों अगर आपसे पैनल पीडीएफ भैया हो गया काम, वैसा तब के लिए ठीक है जब आपका रिवीजन हो, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम में तो मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छा है, ठीक है। बाकी पढ़ाने के अलग अलग तरीके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर हम थोड़ा सा माना फलाना धमाका इसके लिए लिख लें, इस फिगर के लिए, तो कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं ना होगा ना, कुछ बुरा होगा नहीं। तो आइए कुछ मान लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं। Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार या कथनानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या? कूलाम के नियमानुसार कूलाम सर क्या कहते हैं? आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कूलाम के नियमानुसार यह है बच्चों कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F, यहां पर अच्छा सुनिए, एक दूसरे पर स्थित है तो कार्यरत वैद्युत बल, ये तो हमने लिखा ही नहीं है ना, थोड़ा सा रुकना बच्चों, यहां पर लिखेंगे तो ओहो इस कलर से का है, आधा कलर वो, तो कार्यरत वैद्युत बल F, वैद्युत बल को किससे लिख रहे हैं? F। सफिक्स में कहीं कहीं पर छोटा e भी लिखा होता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्यरत वैद्युत बल F किसके नियम से निकलेगा बच्चों? कूलाम के नियम से निकलेगा। तो यहां पर लिखोगे कूलाम के नियम से, कूलाम चाचा के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम सर जो कहे थे वही चीज फॉलो कर दो। कूलाम सर कहे थे कि लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F, वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, तो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात इन्होंने कही कि बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों आवेश कैसे रखे? वहां तो चित्र बना हुआ है ना, तो देखे तो दोनों आवेश, अच्छा यहां पर लिख दे नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे, है ना। ये दोनों आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो अगर इनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना हो तो ये, ठीक है। यहां पर देख लीजिए एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक वही बात है। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम दोनों समीकरण ही लिखें, ठीक है, दोनों ही बातों को फॉलो करें, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप 1 व 2 के समीकरणों को मिला दो तो बच्चों आप यही कहोगे कि F जो होगा वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ऐसे सिंपल हो जाएगा। जब भी कभी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप लोग भी जानते हो कोई ना कोई नियतांक आता है। मैं यहां स्मॉल के मान लेता हूं, नियतांक आ गया और ये हो गया Q1 Q2 अपान में R²। बच्चों इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगता है। हो गया, खत्म। कूलाम का नियम खत्म। ये सर छोटू सा डेरिवेशन है, इसको आप बड़ा बता रहे थे। अरे नहीं भाई, अब बच्चों यहां पर जो स्मॉल के आया, इसकी खोज हुई, रिसर्च हुई, खूब कूलाम सर परेशान हुए, गणना कर रहे थे ये अच्छा अनुक्रमानुपाती सर ये क्यों ऐसा लिख दिया गया है? क्या दिक्कत है सर? आगे डायरेक्ट क्यों नहीं है? अनुक्रमानुपाती क्यों टपक पड़ता है? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ जाता है? समझ में नहीं आता। बच्चों होता यह है कि जब कोई प्रयोग कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो
जैसे दो लोग खड़े हैं तो वो गुस्से में हैं कि बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं कि सामान्य हैं, कैसे बात कर रहे हैं क्या पता, किसी भी दिक्कत हो सकती। वैसे ही बच्चों ये दो चार्ज हैं, ये कहां रखे हुए हैं, हवा में रखे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, किसी ऑयल में डूबे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, पानी में डूबे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, निर्वात में है, स्पेस में है तो कितना दोनों के बीच बल लग रहा होगा, जबकि दूरी वही है। तो ये देख रहे थे कि अगर दोनों चार्ज को हम जल में डुबा दे रहे हैं, दूरी डिस्टेंस वही है, तो वैद्युत बल का मान अलग आ रहा है। अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, बल्कि दोनों का परिमाण वही है, दूरी वही है, लेकिन जब जल के बीच में डुबोया ना तो कहे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है दया, कुछ तो है, कुछ तो है दया है ना। युद्ध में लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। वैसे ही बच्चों यहां पर भी दिक्कत आई, और ये जब अलग अलग चीजें आ रही हैं तो ये तभी प्रोपोर्शनल लगा दिया जाता है कि भाई ये इन पर निर्भर तो करता है, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट है जो कि दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों वही है ये स्मॉल के, जहां स्मॉल के क्या है, एक नियतांक है, आगे लिखेंगे, जहां स्मॉल के एक नियतांक है, क्या है, एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, और इसका मान जो है ना, नियतांक है के का मान, के का मान स्मॉल के है, ये ध्यान रखना, कैपिटल के नहीं बोल रहा हूं मैं, स्मॉल के का मान जो होता है ना, के का मान बराबर होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। अब ये कैपिटल के अलग है, ये नहीं बोल देना कि यही स्मॉल के वहां पहुंच गया, वो कैपिटल के है, ये टोटल होता है बच्चों, इस स्मॉल के का मान ये टोटल होता है, ये कूलाम सर ने ज्ञात किया, और इस टोटल का मान होता है वायु के लिए अगर बात करें तो 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा, तो स्मॉल के लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, एक कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों वैद्युत बल का मान, ये हो जाएगा वैद्युत बल का मान। अब ध्यान से सुनते जाओगे, ये चीज हो गई क्लियर, एकदम कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के देख रहे हो ना, अब दिक्कत यहां पर आती है, जैसे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, तो ध्यान से सुनोगे, एप्सिलॉन नॉट जो है ना, इसे बच्चों बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 बोलो या एप्सिलॉन नॉट बोलो, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की बच्चों इसे बोलते हैं विद्युतशीलता। सर ये है क्या, बहुत जगह पढ़ चुके सर लेकिन समझ नहीं आया, समझाते हैं। कैपिटल के जो देख रहे हो, कैपिटल के, ये बच्चों एप्सिलॉन आर के भी बराबर होता है। एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, वही कैपिटल के होता है। इसे माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। कोई बात नहीं, अभी आपको एक एक चीज समझाएंगे, परेशान मत हो। माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। मैं आपकी जगह पर बैठ करके ये प्रश्न सोचता हूं। अब यहां पर आपका प्रश्न है, आप सभी छापूछ सुल्तानों का प्रश्न है, आपका प्रश्न ये है, आपका प्रश्न है ये है, एप्सिलॉन नॉट क्या है ये बताओ, कैपिटल के क्या है ये बताओ। ये आपके प्रश्न उठे, मुझे पता है आपके भोले भाले दिमाग में, ठीक है, हंसते मुस्कुराते वाले दिमाग में आपके ये उठा, ठीक है, बैठे हो, हाथ में मोबाइल है ये, ठीक है, पकड़े हो, मुस्की छाट रहे हो, लेकिन इस पे एक बत्ती जली कि भैया ये एप्सिलॉन नॉट गुरुजी बताइए और हमको के बताइए। ये आपके ही प्रश्न है, मेरा प्रश्न नहीं है, और मेरा प्रश्न नहीं है, आपका ही प्रश्न है। तो अब ये है क्या, आइए समझते हैं बच्चों। जो एप्सिलॉन नॉट है ना, उसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इसे बाबू निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता।
विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, देख लेना। अच्छा, निर्वात की विद्युतशीलता मतलब बच्चों एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये क्या होता है आइए मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को समझने में। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते, सर ये है क्या। वास्तव में एप्सिलॉन नॉट होता क्या है गुरुजी, ये हमको बताया ही नहीं जाता है, हमें बताया ही नहीं गया। ठीक है, हमें बताया ही नहीं गया, ये बता दिया कि निर्वात की विद्युतशीलता है, लेकिन ये बताओ ना भैया काम क्या है विद्युतशीलता का। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल यहीं पर उठता है, क्वेश्चन मार्क यही है, निर्वात की विद्युतशीलता क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान से सुनेंगे, किसी पदार्थ का, वस्तु का, किसी पदार्थ का वह गुण, हो सकता है आपकी बुक में ना लिखा हो, फिर कह रहा हूं नोट कर लेना, हमसे बाद में नहीं कहना। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, मान लो आपका ही गुण, आपकी बॉडी का गुण क्या है, आपकी बॉडी का वह गुण जो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर विरोध की माप बताता है, विरोध करता है, विरोध करने की माप को बताता है। उत्पन्न किए जाने पर वस्तु द्वारा विरोध किए जाने की माप बताता है, तो किए जाने पर विरोध की माप बताता है, विरोध करने की माप को बताता है, विरोध करने की माप को बताता है। गुरुजी एकदम हेडिंग ये हमें याद रहेगी। अब कोई पूछेगा तो हम बता के आएंगे कि हम आनंद सर से बढ़ के आए हैं, और ये परमिटिविटी है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है क्या। तो किसी बॉडी में मान लो ये भाई क्या है खाली रखा हुआ है मैक्सो, मच्छरों को भगाने का एकमात्र इलाज, और इसमें अगर हम चार्ज दे रहे हैं, इसे आवेशित कर रहे हैं, तो इस वस्तु द्वारा आवेशित जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो ये विरोध कर रहा है, नहीं भाई इधर नहीं आने का, मैं नहीं आवेशित होऊंगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, मैं नहीं आवेशित होऊंगा, लाख कोशिश कर लो, हम नहीं भटकने वाले। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प काफी है टारगेट बोर्ड में पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग इसको भड़काएंगे भाई तुम आवेशित हो जाओ, लेकिन नहीं, हम आवेशित नहीं होंगे, ये विरोध करता है। तो विरोध की माप को बताता है कौन, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट, डियर छापू सुल्तान, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, ई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना, यही चोर है, पकड़ा गया। एप्सिलॉन नॉट बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है। अरे भाई ये गजबे हो गया, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, गजब हो गया, ये समझ के बाहर है बच्चों। अगर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो 8.85 इंटू 10 की पावर में -12। अब ये आया कहां से, तो बच्चों ये जो दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, तो यहां कैपिटल के वायु के लिए 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू टोटल 9 × 10⁹ है। अगर बच्चों हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहें, ध्यान से देखो, यहीं पर लिख लो, इसी सूत्र का विस्तार करके लिखोगे, इसी सूत्र का अगर बच्चों विस्तार करके लिखोगे ना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, अब इसी सूत्र को यहां पर लिख दे रहा हूं विस्तार करके। F = इस स्मॉल k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान में R²। बच्चों ये आपका हुआ फाइनल फार्मूला वैद्युत बल का, इसी को याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के याद रखो या ना याद रखो कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। अरे बोलो ना, जल्दी से बोलो, अपनी जगह पे बैठे बोलो, अपनी जगह पे बैठ के बोलो, जल्दी से आवाज आनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले, पड़ोसी भी बोले कि ये रात में क्या बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन तुम अपनी जगह पे बोलो। दांत ना निकालो, दांत निकालने के लिए नहीं बोले हैं भाई, बोलो।
इन लड़कियों को काहे लिए शर्म आ रही है? बोलने में क्या जा रहा है? बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, दैट्स कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फोर्स की ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। और यही बोलते बोलते अपने अब किचन में जाना और मम्मी से खाना तब मांगना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, दैट्स कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स। आज हमने सीख लिया दो चार्ज अगर वो स्टेबल है, स्थिर हो, दौड़ते भागते वाले नहीं, दौड़ते भागते वाले चार्ज जो होंगे तो ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगी, ये फोर्स की वैल्यू गलत पाई जाएगी। स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ये बल कार्य करता है। तो यहां पर बच्चों है 8.85 × 10 की घात -12 और इसका मात्रक क्या होगा? ये एप्सिलॉन नॉट इधर, ये इधर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका बच्चों मात्रक हो जाएगा। याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू बहुत बार पूछी गई है। टाइम अभी है तो मात्रक याद रहेगा। वीमा इसकी निकालो, वीमा इसकी निकालो। चलो वीमा बताते हैं। वीमा किसकी? एप्सिलॉन नॉट की वीमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ भाई। कूलाम आवेश की विमा होती बच्चों AT का स्क्वायर है ना, तो ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोई बात नहीं। नीचे न्यूटन बल की विमा होती है MLT-2, ये बल की विमा होती है और केवल एक ही बार न्यूटन है, तो न्यूटन के ऊपर घात नहीं लगाएंगे। मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की विमा को L से लिखते हैं और इसकी घात है 2, तो ऊपर घात 2 लगा दो। अब सही से हल कर लो। देखो बच्चों ये L की घात 2 है, एक यहाँ है, तो L 2 1 3 हो जाएंगे। M एक ये है, और कहीं M है, और कहीं M है, पूरे में नहीं है, और सबको अंश में लिखा जाता है, तो ध्यान से देखेंगे, लिखते हुए चलेंगे। M ऊपर और कहीं नहीं है, तो ऊपर ले जाओ M, ये अभी हर में था ना, ऊपर जाएगा तो घात जो यहां पर 1 है वो ऊपर जाकर के -1 बन जाएगी। L 2 और 1 मिलकर के 3 हुई, ऊपर घात गई तो -3 हो गई, ठीक है। देखो यहां पर T -2 है और ऊपर T प्लस के 2 हैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जब ये T -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, ये भी -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो +2 ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे। A2 नीचे तो कहीं A है ही नहीं, तो A की पावर 2 केवल यही होगा, A की पावर में 2, A की पावर में 2। बच्चों यही हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसे आप नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा गया है ना कि पूछो ना। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, डिफेंस, NDA, एयरफोर्स, हर बार मतलब हर कोई एग्जाम में पूछा जरूर गया है। अब किस वर्ष पूछा गया बात अलग की हो, ये विमा से रिलेटेड प्रश्न पूछा जरूर गया है, बिल्कुल। और ये बच्चों मात्रक, ये मात्रक भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बोलता ही रे, बताओ दिक्कत, समस्या, किसी को कोई उलझन, हाँ, बदहजमी, एसिडिटी, ऊपर तो नहीं हुआ? क्या क्या चीजें पढ़ लिए सर? आज भी हम आपके साथ जुड़ करके पढ़ लिए आवेशन की विधियां। सबसे पहले आपके साथ जुड़ करके मैंने किया रिवीजन के बाद हमने सीखा आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर आपने कूलाम का नियम सिखाया, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुत सिंपल, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों समीकरणों को मिला, इस माल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के 9 × 10 की घात 9 इसकी रियल वैल्यू होती है, आंकिक मान होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, लेकिन ये है क्या वास्तव में? निर्वात की विद्युतशीलता लिख करके इस और जगह छोड़ दिया जाता है, हमें यह बताया नहीं जाता कि निर्वात की विद्युतशीलता है क्या। निर्वात की विद्युतशीलता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने का विरोध करता है, उसकी माप को बताता है, यह है निर्वात की विद्युतशीलता।
हाँ हाँ हाँ, अब किसी पदार्थ का वह गुण, तो यहां पर निर्वात का गुण है, यहां पर किसका गुण है? निर्वात का गुण। और पदार्थ में अगर वो अचालक पदार्थ हो गए किसी, तो वो उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी, जो कि किसी से माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, जो कि किसी से तुलना की जाएगी। बच्चों ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी, जहन में बैठ गई होगी। अब बात कर लेते हैं माध्यम के परावैद्युतांक की, जो कि कैपिटल के से लिखते हैं। आप लोग भी अपनी हेडिंग लिख लीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं याद यार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। बच्चों ये क्या होता है तो मैं बता दूं, कैपिटल के से भी लिखते हैं और एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। हे राजा जी एक रे तरहल, हाँ एप्सिलॉन आर कैपिटल के ये होता है बच्चों, यही तो जानना जरूरी है। अरे भाई देखो यहां पर इसको, अच्छा इसको हल कैसे करोगे बच्चों, ध्यान से सुन लो, मैं इधर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी टोटल वैल्यू क्या है? 9 × 10 की घात 9 है ना। आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट उधर भेज दो, 9 × 10 की घात 9 इधर ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10 की घात 9। बच्चों इसे हल करोगे ना, आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। 4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हल करोगे एप्सिलॉन नॉट, जब इस टोटल को हल किया जाता है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी को ही हल करने पर ये वैल्यू मिली है, बस इतना जान लो। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख रहे थे, यहां पर जो आप एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के जो साथ में देख रहे हो ना, ये अगर वायु के लिए देखते हैं तो एक होता है, लेकिन ये वास्तव में है क्या? ये माध्यम के परावैद्युतता की माप है। यह माध्यम की परावैद्युतता, ये सर क्या होता है परावैद्युतता? परावैद्युतता की माप है, ध्यान से सुनोगे, माप है जिसका मान अगर वायु के लिए देखें तो वायु के लिए ही, केवल वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। अन्य कोई भी माध्यम होगा, अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है, अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अगर बच्चों हम बात करेंगे धातुओं के लिए 1 से अधिक होता है। अगर धातुओं के लिए बात होगी ना, धातुओं कोई भी धातु, चालक है ना, धातुओं मतलब चालकों के लिए, चालक पदार्थ कोई भी हो, धातुओं के लिए अनंत होता है, याद रखोगे, धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसकी परिभाषा और एक बच्चों निकलती है कि माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है कैपिटल के, ठीक है, यहां लिख देते हैं एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ये एप्सिलॉन आर क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे और सही से लिखता हूं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे बोलते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये एप्सिलॉन आर। और ये किसके बराबर है? यही है कैपिटल के बराबर। ये किसके बराबर होता है? तो बच्चों किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। क्लियर बच्चों? एप्सिलॉन आर जो है वो के जो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब आप लोग जो कह रहे थे ना कि सर परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ बच्चों अचालक पदार्थों को बोला जाता है।
परावैद्युत पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे बच्चों प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, कांच, कागज, कागज, एबोनाइट, एबोनाइट, अभ्रक आदि बहुत सारे हैं, मैं यार और कौन कौन से लिखूं, ठीक है, प्लास्टिक, कांच, कागज, एबोनाइट, मोम, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो परावैद्युत पदार्थ हैं, इनमें वैद्युत का प्रवाह नहीं होता, इनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता, ठीक है, रुका रहेगा, एक जगह रह सकता है, स्थिर रह सकता है, लेकिन प्रवाह नहीं होगा, इनमें वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता, प्रवाह नहीं होता, ठीक है भाई, क्लियर हुआ दोस्त, समझ में आया, क्लियर। अब कल बात करेंगे हम आवेश कूलाम के सदिश स्वरूप के बारे में, साथ ही साथ बहुत सारे आवेश अगर रखे हो सर, 2 नहीं 5, तब कैसा वैद्युत बल का मान होगा, कल बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना जो अभी कहीं पर भटक रहे हो, बैठे हो, अभी नहीं 12th पढ़ेंगे ना, हम नहीं पढ़ेंगे, अरे छोड़ो हमको, हम नहीं पढ़ेंगे, उनको बुलाना कि भाई दोस्त देर मत कर, देर करेंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से जल्दी आप सभी को क्लासेस में जुड़ना है, और एक एक क्लास को, क्योंकि बैकलॉग लगेगा तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, फिर मुझसे मत कहना सर मेरा बैकलॉग लग गया, सर मैंने 11th पढ़ा नहीं। बच्चों, मैं इसी को बेस मान करके आपको इतनी आसान भाषा में, इतने रिसर्च के साथ हर एक क्वालिटी कंटेंट को, छोटे से छोटे टॉपिक को लिख लिख करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में क्लास में ही छप जाए। प्यारे बच्चों, ठीक है, बात को समझना, इमेजिन किया होगा, फील किया होगा कि आज का लेक्चर भी शानदार रहा। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। खुश रहे, मस्त रहे, दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लव यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।